देख रहे हैं विस्टा न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच 12वें दिन युद्ध विराम की एक स्थिति बनी हुई है। अगर आपको याद हो तो हमने 11वें दिन इस बात पर चर्चा की थी कि वास्तव में शांति की पहल की जो दरकार है वो भारत के तरफ से ही शुरू की जाएगी और अब उसकी झलक मिलनी शुरू हो चुकी है। ये जानकारी देते हुए कि रूस की तरफ से एक तरफा 3 बड़े शहरों पर इस समय सीज फायर लागू हुआ है और जब व्लादिमीर पुतिन को इस बात के लिए बधाई देना हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के लिए तारीफ की है पुतिन की। एक बड़ी खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले वो ये कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है, माफ करिएगा बातचीत की है। और इस बातचीत में जो बातें और तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं वो ये है कि शांति का कोई भी प्रस्ताव या मसौदा वास्तव में दोनों तरफ से क्या बनाए जा सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री ने टेलीफोनिक चर्चा की है और इस चर्चा में दोनों पक्षों के बीच बाकायदा किस मसौदे पर बातचीत आगे बढ़ाई जाए, तीसरे दौर से उसकी शुरुआत हो सकती है जो बेलारूस या किसी अन्य स्थान पर भी संभव है। एक बड़ी जानकारी आप तक। और हमने जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट और व्लादिमीर पुतिन के बीच ये बातचीत हुई थी तो चर्चा के दौरान कहा था कि भारत के साथ अब संपर्क दोनों के बढ़ेंगे और ठीक 24 घंटे के अंदर व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच कोई बातचीत हो या सीज फायर पर बातचीत हो, उसका मसौदा क्या हो सकता है, उसके लिए माहौल बनाने की जो भी पहल की जानी है उसके बारे में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ दोनों पक्षों के साथ बातचीत हुई है। 12वें दिन युद्ध से यूक्रेन थर-थर नहीं कांप रहा। पहली बात यह कि 3 बड़े शहरों में जिस तरीके से सीज फायर की स्थिति बनी हुई है हो सकता है कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए और विश्वास कायम करने के लिए इस तरह के माहौल बनाए जाने की जरूरत है जो बेनेट के साथ बातचीत में पुतिन ने कहा था, लेकिन बेनेट उस समय आश्वस्त नहीं थे। हम जिक्र कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया था और दोनों ने ये बात स्वीकार किया था कि किस तरीके से इजराइल मध्यस्थता कर सकता है। बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से किसी भी मध्यस्थता की बात नहीं की जा रही है, बल्कि जब जेलेंस्की ने फोन पर प्रधानमंत्री से यह कहा कि वो अपने मित्र को समझाएं क्योंकि रणनीतिक और व्यक्तिगत तौर पर व्लादिमीर पुतिन भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के गहरे दोस्त हैं, उनसे इस तरह की बर्बादी को रोकने के लिए कहा जाए। सबसे पहले ये आप 6 तस्वीरों को देखिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ये 11 दिन चले उस युद्ध की विभीषिका के कुछ तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। इनके माध्यम से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यूक्रेन को कितने बुरी तरीके से पीटने में कामयाब हुआ है। फिलहाल ये बड़ी खबर इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन से हुई है। एक बड़ी पहल। हम बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि वास्तव में जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच वास्तविक रूप से मध्यस्थ की भूमिका कौन सा वो देश है या उसके मुखिया वो भूमिका अदा कर सकते हैं और उस भूमिका में अब भारत एक बड़े सहयोगी के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। और शांति की पहल भी आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इजराइल, भारत, तुर्की और अब एक लेटेस्ट खबर है कि चीन ने भी मध्यस्थता की पेशकश की है। आप याद रखिए कि यूएनएससी से लेकर के यूएनजीए की सारी बैठक में जिस तरीके से रूस का साथ भारत ने दिया है, चीन ने भी दिया है, लेकिन चीन के अपने स्वार्थ हैं, जबकि भारत ने सैद्धांतिक तौर पर अपने उस दोस्त को उसके मुश्किल के समय में साथ देने का फैसला किया
जिसने ऐतिहासिक रूप से यह देखा कि समय समय पर जब भी भारत को जरूरत पड़ी, वो चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या कारगिल युद्ध हो, उन तीनों युद्ध में जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की थी, यूनाइटेड नेशंस में, यूएनएससी में, साथ ही साथ हर उस मंच से और सैन्य सहायता के जरिए रूस ने भारत का सहयोग किया था। और भारत ने इस बार जब यूक्रेन के साथ रूस की सीधी भिड़ंत हुई तो खुले रूप में एक नैतिक समर्थन और सहयोग दे करके और रणनीतिक रूप से यूएनएससी में वोट न करके भारत ने उस कर्ज को अदा कर दिया जो नैतिक रूप से उसे अदा करना चाहिए था, क्योंकि भारत के मुश्किल के समय में रूस ने हमेशा एकमात्र दोस्त के रूप में बड़ी भूमिका अदा करता रहा है। इस बात से व्लादिमीर पुतिन बेहद आह्लादित रहे हैं और जब 25 मिनट की पहली वार्ता व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई थी, तब भी नरेंद्र मोदी के नीतियों और उनके रुख का व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर स्वागत किया था। एक बड़ी खबर, और उस खबर के साथ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच अगर कोई वार्ता संभव हो रही है, उसका कोई मसौदा तैयार हो रहा है, डेडलॉक टूटने की स्थिति बन रही है, तो भारत एक बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आ रहा है। इसके मायने समझना ही होगा, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों का रणनीतिक स्ट्रैटेजिक सहयोगी है भारत। वर्तमान पिछले 2 दशकों से रणनीतिक सहयोगी होना एक बड़ा ओहदा माना जाता है। अमेरिका और रूस का रणनीतिक सहयोगी है भारत, और उस रणनीतिक सहयोग के तहत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, साथ ही साथ सैन्य रूप से 2 देशों के बीच ऐसा संबंध जो उनके हितों को पूरा करता हो, एक दूसरे का पूरक हो, और वो दोनों देश बराबरी के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। ये होता है रणनीतिक सहयोग, और दोनों देशों के साथ भारत बराबर का रणनीतिक सहयोगी है। और उन परिस्थितियों में जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, तब भारत ने एक रणनीतिक सहयोगी के तौर पर रूस का भी साथ दिया और अमेरिका को भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो नाटो के माध्यम से कोई ऐसा खेल यूक्रेन के जरिए न खेले जिससे परमाणु युद्ध हो सके। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। 11 दिन तक, हालांकि 12वें दिन कुछ जगहों पर झड़प की खबरें आ रही हैं, विस्फोट की खबरें आ रही हैं, रूसी हमले की खबरें आ रही हैं, लेकिन 3 बड़े शहरों में, जिसमें क्यू भी शामिल है, वहां पर सीज फायर की एक स्थिति बनाई गई। हम आपको पहले ही यह जानकारी देना चाहते हैं कि भारत, इजरायल और कमोबेश तुर्की और चीन की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, हो सकता है व्लादिमीर पुतिन 5 से 6 घंटे के जिस सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं उसके समय सीमा बढ़ाने की घोषणा कर दें, ताकि दोनों के बीच विश्वास बहाली की स्थिति बन सके। फिलहाल इन 6 तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यूक्रेन के सभी शहरों में आसमान से आग बरस रहा है, अर्थात मिसाइल अटैक से यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के नागरिक और वहां की सेना जो रिटेलिएशन कर रही है, जो विरोध कर रही है, प्रतिरोध दर्शा रही है, उसके कारण से रूस की बड़ी संख्या में अंदर आई हुई यूक्रेन के शहरों में सेना के साजो सामान को किस तरह से तबाह किया गया है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से, वो आप दूसरे दृश्य में देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घायल एक भारतीय हरजोत से, जो कि रूसी हमले में घायल हुए थे, उससे मंत्री हमारे मिल रहे हैं। ये एक बेहतर प्रयास जो ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लगभग उस मुहिम में सफल होता हुआ दिख रहा है और सफल हो चुका है, बस उसके आधिकारिक घोषणा होने की देरी है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत के सभी छात्रों, नागरिकों को लगभग निकालने का काम अब पूरा होने की स्थिति है। और उसी एक कुछ घटनाओं के तहत, हालांकि एक नागरिक, एक भारतीय नागरिक, छात्र कह सकते हैं आप, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन एक छात्र हमले में घायल हुआ और उन घायल छात्र से मिलते हुए आप तीसरी तस्वीरों में मंत्री को देख सकते हैं। और चौथी तस्वीर में खार्किव की तबाही का वो मंजर,
आग में तब्दील हुए कुछ इमारत और वो प्रतिष्ठान धू धू कर जलते हुए उस प्रतिष्ठान के दृश्य को आप चौथी तस्वीर में देख सकते हैं। और रॉकेट से जो अटैक हुआ है, एक बिल्डिंग की तबाही को आप पांचवें दृश्य में देख सकते हैं। खार्किव की तबाही को आप नीचे के 3 दृश्यों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यूक्रेन की कमर को किस तरीके से रूस ने तोड़ दिया है। भले ही आपको कुछ तस्वीरों में यह दिखे कि रूस की सेना को भी भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ती हुई भारी और बड़ी सेना के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन सैन्य सिद्धांतों के मुताबिक आधे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो चुका है, और यदि कीव पर आधिकारिक रूप से कब्जे की घोषणा कर दी जाए व्लादिमीर पुतिन से, तो लगभग यूक्रेन पर रूस के आधिपत्य की खबर सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेगी। लेकिन उसमें देरी क्यों की जा रही है, इसके मायने और इसका मतलब हम बराबर एवी स्टार न्यूज के माध्यम से आपको बताते और समझाने की कोशिश करते रहे कि कीव में बड़ी और भारी आर्मर डिवीजन इसलिए नहीं एंट्री कर रही है क्योंकि उस स्थिति में अगर कोई तबाही हुई या बर्बादी हुई रूसी सेना की, तो वो ज्यादा खतरनाक स्थिति में लड़ाई जा सकती है, और उसमें फिर जिस युद्ध को बचाने की कोशिश की जा रही है उसकी स्थिति बन सकती है। इसलिए उस तबाही से या उस किसी भी बर्बादी से बचने या बचाने के लिए कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन रूस की सेना अभी स्ट्रैटेजिक रूप से वहां पर एंट्री करके आधिकारिक रूप से कीव के आधिपत्य की घोषणा नहीं कर रही। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप यूक्रेन के बर्बादी की स्थिति को देख सकते हैं। लेकिन अब जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत की खबर आई, यकीन मानिए ये वो स्थिति है या वो टर्निंग पॉइंट है इस पूरे युद्ध के परिदृश्य में, जब शांति की कोई प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। क्योंकि यदि भारत, इजरायल और उधर से तुर्की और चीन शांति की कोई पहल करते हुए नजर आए, तो ये भी एक खेमे बंदी वाली बात होगी। क्योंकि जब भारत और इजरायल की पहल हुई तो एक लेटेस्ट खबर, जो बड़ी खबर है, उसके मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि चीन ने भी इस बात की पेशकश की है कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो चीन भी मध्यस्थता की भूमिका अदा कर सकता है। 4 या 5 देशों के तरफ से इस तरीके से शांति प्रस्ताव की एक पहल, वैश्विक जनमत कहीं न कहीं शांति के लिए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस तरफ अमेरिका और नाटो के भी देश देख रहे होंगे ताकि इनकी पहल का एक सकारात्मक असर व्लादिमीर पुतिन पर पड़े और व्लादिमीर अपनी तरफ से करें, जिससे विश्वास बहाली की स्थिति हो। क्योंकि यूक्रेन बुरी तरह से पिट चुका है, बुरी तरह से ध्वस्त है। ऐसे में हारे हुए, परेशान और मजबूर राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़काऊ बयान देने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा भी झुकेंगे या मजबूर स्थिति में अपने आप को दिखाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है या उनको मारा भी जा सकता है, उनकी जान भी ली जा सकती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि चेचन विद्रोहियों के जिस गुट का व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज्यादा साथ है, उनके शार्प शूटर पैराट्रूपर्स के जरिए यूक्रेन में भेज दिए गए हैं। ये खबरें पिछले कई दिनों से चल रही हैं, जिन्हें तलाश है तो सिर्फ जेलेंस्की की। और जेलेंस्की इस स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं कि वो राष्ट्रपति भवन से कोई एक संदेश यूक्रेन वासियों को या अपने सैनिकों को दे सके। लेकिन समय समय पर वो आते हैं और अपने सेना और नागरिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इस खबर के साथ कि नाटो फोर्सेस और अमेरिका बराबर यूक्रेन को मदद देने की बात कर रहे हैं, रूस को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन शांति की वास्तविक पहल 2 प्रमुख और मजबूत देशों भारत और इजराइल की तरफ से शुरू कर दी गई है, जिसको फ्रांस का सीधा समर्थन मिल रहा है। और कमोबेश अमेरिका भी चाहता है कि इस स्थिति में ये दोनों देश आगे बढ़ें। इजराइल ने इस तरह की मध्यस्थता की पेशकश इसलिए की क्योंकि रूस में या रूस प्रभावित क्षेत्रों में बहुत ज्यादा संख्या में यहूदी रहते हैं और यहूदियों के संरक्षण के लिए इजराइल अपने राष्ट्रीय नीति के तहत एक प्रयास करता है। और इसीलिए यूक्रेन का साथ देने के बावजूद रूस के साथ इजराइल बातचीत कर रहा है, क्योंकि उसे इजरायलियों के
माफ करिएगा, यहूदियों के सुरक्षा की चिंता है। अगर किसी भी एक यहूदी को कोई परेशानी होती है, उसकी जान खतरे में होती है, तो इजराइल उसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझता है। और इसके साथ साथ यूएई और सीरिया, वहां पर जिस तरीके से रूस के समर्थन में कुछ बातें की जा रही हैं, इजराइल नहीं चाहता कि गल्फ के वो देश जो बाद में इजराइल के नाम पर एक हो जाएं, अगर वो पहल न करे तो कहीं रूस उनके साथ न हो जाए। ऐसे में इम्बैलेंस की स्थिति अर्थात असंतुलन की स्थिति आ सकती है। उस संतुलन को साधने के लिए राजनयिक मिशन के तहत इजराइल ने शांति की प्रस्तावना पेश की है व्लादिमीर पुतिन के सामने। रही बात भारत की, तो सैद्धांतिक तौर पर भारत इसलिए चाहता है कि पुतिन पहल करें क्योंकि पुतिन और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती और ऐतिहासिक संबंध और भारत का सैद्धांतिक पक्ष की उसने अपने पुराने समय में, ऐतिहासिक दिनों में, जो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है, रूस ने जिस तरह से साथ दिया था, भारत ने साथ दिया है। लेकिन भारत ने सिद्धांत को कहीं भी नहीं छोड़ा, और वो ये है कि दोनों के बीच युद्ध कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन के भी लोग भारत के सह अस्तित्व के साथ, उसके सैद्धांतिक पक्ष के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और रूस तो भारत का पुराना मित्र है। ऐसे में दोनों राष्ट्रपतियों से एक साथ बातचीत की जो पहल प्रधानमंत्री ने की है, उस पहल के सकारात्मक असर हो सकते हैं। और एवी स्टार न्यूज पर हम पहले इस बात का एक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मिशन में व्लादिमीर पुतिन सीज फायर की समय सीमा अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या एक दो दिन के हमले के बाद एक बड़े समय सीमा के साथ वो कुछ इस तरह की पेशकश करते हैं, तो बातचीत की बेहतर संभावना बन सकती है। इसलिए जब इस बातचीत में इजराइल के बाद भारत की एंट्री होती है और उधर से चीन और तुर्की भी मध्यस्थ बनने की भूमिका की बात कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वैश्विक जनमत में एक स्थिति बन रही है, जबकि रूस के राष्ट्रपति को उनके ईगो को, उनके मनोबल को साधते हुए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करते हुए, उन्हें इस बात के मनाने के लिए ये चार देश अगर एक साथ अपने अपने तरीके से प्रयास करें तो उसके बेहतर परिणाम निकल सकते हैं। जबकि अमेरिका और नाटो के देश सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की के माध्यम से अपने हितों को फिलहाल साध रहे हैं। इस हितों के साधने में बर्बादी यूक्रेन की हो रही है, लेकिन इजराइल और भारत के प्रयास और उसमें यूएई जैसे गल्फ या इस्लामिक देश की एक बड़ी भूमिका एक बड़े राजनयिक पहल को जन्म दे रही है, और भारत के सक्रिय होने के बाद उसकी संभावना बढ़ जा रही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ एक बातचीत से डेडलॉक टूट जाएंगे, लेकिन शांत की पहल हो सकती है। ये इस अंधेरे में एक रोशनी सदृश एक बड़ा राजनयिक और राजनीतिक घटनाक्रम, जहां तक रूस और यूक्रेन के संघर्ष का संदर्भ है, उसके इस बारे में कहा जा सकता है। क्या होगी इस बातचीत की स्थिति, कितना पड़ेगा पुतिन पर इसका प्रभाव, और क्या जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, हम इन सब की जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।